नमस्कार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 असाइनमेंट नंबर 4 माह नवंबर 2021 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान। आइए देखते हैं असाइनमेंट नंबर 4 के उत्तर। प्रश्न पहला है, संक्षेप में बताइए। पहला क्वेश्चन है पीसीआर। इसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया अर्थात पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसे डीएनए प्रवर्धन तकनीक भी कहते हैं। इसके द्वारा ऐच्छिक जीन या खंड की अनेक कॉपियां बनाई जाती है। इसमें प्राइमर्स के 2 सेट तथा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। पीसीआर के प्रत्येक चक्र में 3 पद होते हैं, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और प्रसार। दूसरा है प्रतिबंधन एंजाइम या डीएनए। ये एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थल को पहचान कर उसे काटते हैं। इन्हें जैविक कैंची भी कहते हैं, बायोलॉजिकल सीजर्स कहते हैं, जैसे कि इको R1 या हिंटू। ये न्यूक्लियस होते हैं जो 2 समूह में पाए जाते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। प्रत्येक एंजाइम डीएनए में पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम को पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानते हैं और डीएनए के दोनों खंड में एक ही जगह को काटते हैं। काइटिनेज काइटिनेज अनुवंशिक पदार्थ या डीएनए को शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए काइटिनेज का उपयोग किया जाता है। डीएनए के पृथक्करण हेतु कवकों की कोशिकाओं से काइटिनेज एंजाइम प्राप्त कर उनका प्रयोग करके कोशिका झिल्ली को तोड़ते हैं और झिल्ली के अंदर मौजूद डीएनए को शुद्ध रूप से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 2। क्लोनिंग के लिए ई कोलाई जीवाणु को उपयुक्त परपोषी माना जाता है, क्यों? क्लोनिंग के लिए ई कोलाई जीवाणु को उपयुक्त परपोषी निम्न गुणों के कारण माना जाता है। पहला है, यह आसानी से रूपांतरित हो जाता है। दूसरा है, इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइम का अभाव होता है। तीसरा है, यह पुनर्योजक डीएनए की पुनरावृत्ति में सहायता करता है। इसमें डीएनए की संरचना व अन्य जैविक रासायनिक क्रियाएं पूर्णतः ज्ञात है। पांचवा है, इसके प्लाज्मिड व जीवाणु भोजियों को स्पष्ट रूप से अभिलक्षित किया जा चुका है, पहचाना जा चुका है। प्रश्न 3 है, कारण बताओ। पहला है, बाजार से खरीदा बोतल वाला फल का रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ होता है। इसका कारण है, बाजार से खरीदा बोतल वाला फल का रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ व स्वच्छ पेक्टिनेजिस तथा प्रोटीएजिस के प्रयोग के कारण दिखाई देता है। ये दोनों एंजाइम जो है पेक्टिनेजिस और प्रोटीएजिस रस को साफ कर देते हैं, इसलिए वो साफ दिखाई देता है। दूसरा है, स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र का पाया जाना। तो स्विस जो चीज होता है इसमें बहुत बड़े बड़े छिद्र होते हैं। ये छिद्र जो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मोनाई नामक जीवाणु के कारण होता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई नामक जीवाणु स्विस चीज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करते हैं। बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होने के कारण ही स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं? जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को बढ़ाने वाले सूक्ष्मजीवों को जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। कई नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नीलहरित शैवाल, मूल कवक आदि मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे पहला है लेग्यूम राइजोबियम सहजीवन। फलीदार पौधों की मूलों में निवास करने वाली राइजोबियम की जातियां पौधों को उपयोग करने योग्य रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। दूसरा है एजोला एनाबिना सहजीवन। एजोला एक जलीय पौधा होता है, इसके साथ एनाबिना नामक नीलहरित शैवाल सजीवी रूप में रहती है तथा पौधों को नाइट्रेट उपलब्ध कराती है। तीसरा है मुक्तजीवी साइनोबैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया, रिवुलेरिया, नॉस्टॉक और क्लॉस्ट्रिडियम व एजोबैक्टर मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं और पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि जीवाणु हमारे मित्र हैं? इसका उत्तर है, जीवाणु या बैक्टीरिया अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव हैं। ये वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य को पहुंचने वाली लाभों की सूची निम्न है। पहला है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। कई नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नीलहरित शैवाल, मूल कवक आदि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे कि लेग्यूम राइजोबियम सहजीवन। फलीदार पौधों की मूलों में निवास करने वाली राइजोबियम की जातियां पौधों को उपलब्ध करने योग्य रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। एजोला एनाबिना सहजीवन। एजोला एक जलीय पौधा होता है,
इसके साथ एनाबिना नामक नीलहरी शैवाल सहजीवी रूप में रहती हैं तथा पौधों को नाइट्रेट उपलब्ध करवाती है। सी है मुक्त जीवी साइनोबैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया रिवोलेरिया, नोस्टो, क्लॉस्ट्रिडियम, एजोबैक्टर मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं और पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण जीवाणु। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलने वाले, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास। दूसरा है अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाले, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर। तीसरा है अमोनीकरण जीवाणु। ये बैक्टीरिया प्रोटीन तथा कुछ अन्य जटिल पदार्थों को अमोनिया में बदल देते हैं, जैसे कि बैसिलस माइकोर्डिस। चौथा है डेयरी उद्योग में। डेयरी उद्योग में दही बनाने के काम में बैक्टीरिया का यूज होता है। बैक्टीरिया दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। इस प्रकार की किण्वन क्रिया वाले मुख्य बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। पांचवा है रासायनिक एवं अन्य उद्योग में अनेक महत्वपूर्ण पदार्थों का निर्माण विभिन्न बैक्टीरिया की सहायता से किया जाता है, जैसे कि सिरका, लैक्टिक अम्ल, लाइसिन, एसीटोन, ब्यूटेनॉल आदि रसायन के निर्माण में तथा जंतुओं को सड़ाने वाले जैसे चाय, तंबाकू उद्योगों में बैक्टीरिया का विशेष महत्व है। छठवां है मानव के आंत में सहजीवन। मानव एवं अन्य कशेरुकी प्राणियों के आंत में भी ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। ये पाचन क्रियाओं में सहायता करते हैं। सातवां है खाद्य श्रृंखला में। बैक्टीरिया विभिन्न खाद्य श्रृंखला के हिस्से होते हैं और ये डेड बॉडीज को सड़ाते गलाते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, जिससे कि ये पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। आठवां है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स। अनेक प्रमुख प्रतिजैविक भी इन्हीं बैक्टीरिया से मिलते हैं। ये जीवधारियों के उपापचय उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य सूक्ष्म बैक्टीरिया के लिए हानिकारक होते हैं और इन्हें दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, हमें बीमारियों से ठीक करता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, पुनर्योजन डीएनए तकनीक क्या है? पुनर्योजन डीएनए तकनीक प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है पुनर्योजन डीएनए इस तकनीक के द्वारा किसी एक जीव के ऐच्छिक डीएनए खंड को लेकर दूसरे के डीएनए के साथ शरीर से बाहर प्रणाली में संकरण कराया जाता है और इसे दूसरे ऐच्छिक जीव में पहुंचा दिया जाता है, जिससे नए प्रकार का डीएनए प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस तकनीक द्वारा नए गुणों को पैदा किया जाता है। इस तकनीक में संकरण से प्राप्त नए डीएनए को पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इस तकनीक को जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। इस तकनीक की खोज 1972 में की गई। इस तकनीक के निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला है वांछित जीन या डीएनए खंड को प्राप्त करना। वांछित बाहरी जीन दाता कोशिकाओं से प्राप्त डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटकर प्राप्त किया जाता है। उपयोगी वाहक का चयन। बाहरी जीन को ढूंढने के लिए सही प्रकार के प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड या जीवाणुभोजी का चयन किया जाता है। तीसरा है बाहरी जीन तथा वाहक को जोड़ना या पुनर्योजित डीएनए प्राप्त करना। वाहक जीन एवं वांछित जीन को डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़ते हैं और पुनर्योजित डीएनए प्राप्त कर लेते हैं। चौथा है डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, रूपांतरण, ट्रांसडक्शन या वाहक रहित जीन स्थानांतरण विधियों के द्वारा हम लोग पुनर्योजित डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। इसके बाद है पांचवा परपोषी कोशिकाओं का संवर्धन माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन करना और वांछित उत्पाद का निष्कर्षण करना, जैसे कि मानव में इंसुलिन उत्पादन करने वाले जीन को ई कोलाई नामक जीवाणु में स्थानांतरित कर इंसुलिन प्राप्त किया जा चुका है। Please like and subscribe my channel. Thank you.